पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, वो नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये स्माइल आई कहां से है? सरकारी कार्यक्रम था और उसमें बातचीत करते हुए अगर थोड़ा बातचीत हो गई नीतीश कुमार जी से। जैश ए मोहम्मद साहब के नाम पर अगर ये संगठन चल रहा है, आतंकी संगठन, आज तक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने या पूरी दुनिया के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों ऐसा इस पर एतराज नहीं किया? हम बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा किस दिन के लिए था? इसी दिन के लिए था कि हमें बटना नहीं है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। और जाति के नाम पर क्या करें? जातीय जनगणना का जो ऐलान हुआ है, पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन सर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति का ही आप जिक्र कर रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, 40 सीटें मांग रहे हैं। अब शशि थरूर, क्या वो बीजेपी में आ रहे हैं? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्रेडिट ले रही। माल महाराज का मिर्जा खेले होली किया मोदी जी ने, और दूध उनसे नहला खुद रहे। इतनी देशभक्ति हर किसी के अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए इतनी भी मोहब्बत करता है तो उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत में इस वक्त ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, और जब किसी ऐसे शख्स से चर्चा हो जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हो, तो ये मानकर चलिए कि ये चर्चा और ज्यादा सार्थक हो सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, तुर्की हमें आंखें दिखा रहा है, और इन सबके बीच बिहार चुनावों की आहट भी हो गई है। चिराग पासवान जिद पर अड़ गए हैं कि कम से कम 40 के आसपास तो सीटें चाहिए ही चाहिए। अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके नेता आगे आकर यह इशारा एनडीए को दे रहे हैं। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, और जो ओवैसी हैं, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर तारीफें बटोर रहे हैं, उनको भी थोड़ा और समझने की और टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। मुझे लगता है सर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन शुरुआत में करूंगी तुर्की जो हमें आंखें दिखा रहा है, या हम जिस तरीके से बॉयकॉट तुर्की चला रही हैं। दो सवाल हैं इसमें। एक तो ये कि बॉयकॉट तुर्की क्या वाकई में असर करेगा? ये जो हैशटैग, ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है, आपको लगता है, आपका अनुभव कहता है कि इससे उस पर फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात, बॉयकॉट टर्की का भी यहां के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, 22 तारीख को जब घटना हुई पहलगाम में, तो ये पहली घटना थी जिसमें धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर देखा गया। ये कहा गया कि जाके, जब महिला ने कहा कि हमें भी मार दो, तो उसने कहा जाओ मोदी को बता देना। तो मोदी को बताया। मोदी तो सऊदी अरब में थे, वहां से लौट के हिंदुस्तान आए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया, बॉर्डर सील किया, पाकिस्तानियों को बाहर भेजा और झंझारपुर गए। बिहार के झंझारपुर में सरकारी कार्यक्रम में पंचायती राज का कार्यक्रम था। अब बिहार से पूरे दुनिया को एड्रेस किया, साफ कहा था कि जो आतंकी ने हरकत की, ऐसी सजा देंगे कि उसने कल्पना नहीं की, उनके आका को भी पता लगेगा। और हम लोगों ने फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो घमंड था, जो पाकिस्तान कहता था कि हम एटम कंट्री हैं, और वो नाक दिखाता था, आंख दिखाता था, उसकी आंख भी निकाल ली और उसकी नाक भी काट ली। पहला एटम कंट्री है जिसके घर में घुसकर 9 आतंकी अड्डे खत्म किए। IC 814 में जो आतंकवादी अपहरण करता थे वो भी मारे गए। बिल्कुल। उसके अलावा 100 आतंकी मारे गए। और फिर ऑपरेशन सिंदूर में जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो 11 हवाई अड्डे उनके उड़ा दिए। आज ही शहबाज शरीफ ने माना है कि उनके जो नूर खान एयरबेस है वो उड़ा दिया गया।
और उनके 50 से ज्यादा एयरफोर्स और सेना के जवान हमने ढेर कर दिए। पाकिस्तान को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। हमारे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि उन्होंने हमारी सीमा में घुसकर वार किया था, हमने घुसकर उनके सीने पर वार किया है। आज पूरे दुनिया के को संदेश चला गया कि भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का से डरने वाला नहीं है और जवाब दिया। लेकिन चाइना की मदद मिली, उनको तुर्की की मदद मिली, अजरबैजान ने सपोर्ट किया। तो तुर्की के ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में आए, तो तुर्की को तो हमने मदद किया था जब वहां भूकंप आया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तुर्की को हमने मदद की थी, अच्छा सिला दिया उसने हमारे प्यार का। उसने हमारे यहाँ, हमने उसको कम्बल भेजा, दवा भेजा, राहत सामग्री भेजी, और उसने बदले में तुर्की ने हमें ड्रोन भेजा। तो हम अपना टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। हम तुर्की का जो ड्राई फ्रूट आता है, वहां से फल आता है, वहां से मार्बल आता है, सब हम लोगों ने रोका। और अब सरकार से ज्यादा अवाम कह रही है कि हम तुर्की नहीं जाएंगे। आपका ये चैनल सब जगह ज्यादा देखा जाता है। मैं उनसे, जो लोग देख रहे हैं, उनसे अपील करता हूं, अपने मुल्क में भी तुर्की से बहुत अच्छी जगह है और दुनिया में और भी अच्छी जगह है। ये संदेश जाना चाहिए कि 140 करोड़ भारतीय एक हैं, एकजुट हैं। और कोशिश क्या हुई थी? कोशिश तो पहलगाम में हुई थी आतंकियों की कि अगर धर्म पूछ कर मारेंगे तो देश हिंदू मुसलमान के नाम पे बढ़ जाएगा। लेकिन देश एक रहा, एकजुट रहा, 140 करोड़ लोग एक रहे, हिंदू मुसलमान एक रहे और पाकिस्तान को मारा। तो वेमेका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जब आकर बताया तो पाकिस्तान को लगा कि हम तो इनका हिंदू मुस्लिम पूछ रहे थे, यहाँ तो भारत की बेटियां, जिन भारत की बेटियों का सिंदूर उजरा था, उनको उनका बदला लेने के लिए भी टेलीविजन पर भारत की 2 बेटियां बैठी और पाकिस्तान को दर्द हुआ। तो अभी तुर्की और अजरबैजान, बहुत लोग बाकू घूम रहे थे, तो वहां भी नहीं जाना, न तुर्की जाना है, इनको जवाब देना ही है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में तो है ना ऐसे लोग हर चीज पर जो सवाल उठाते हैं। तो हमारे देश में तो लोग ऐसे भी हैं कि जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसका सबूत मांगा था यही कि विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने। जब एयर स्ट्राइक हुआ तो सबूत मांगा। उस वक्त पाकिस्तान जो अपने डोजियर में दिखाता है, वो विपक्ष के नेताओं का बयान दिखाता है और उस बयान के अंदर ये कहता है कि देखिए विपक्ष ने क्या सवाल उठाया। सतपाल मलिक थे, तब के गवर्नर थे, उनका बयान पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को अभी भी चला दिखाया और कहा कि देखिए ये कह रहे थे कि पुलवामा इन्होंने खुद करा लिया। इसलिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था कि इन्होंने खुद करा लिया। लेकिन पाकिस्तान को इस बार पता लगा कि ये मोदी है, मोदी को छेड़ोगे तो मोदी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये पाकिस्तान को हमने बता दिया, क्योंकि मोदी एक इंडिविजुअल नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नेता है। और मोदी ने छूट दी, सेना को पूरी खुली छूट दी कि जैसा जवाब देना है वैसा जवाब दीजिए। और सेना ने पराक्रम किया, लेकिन नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सेना को पूरी छूट दी और जवाब भी मिला। लेकिन इस बीच एक सवाल और उठा शाहनवाज जी, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जैसा कि अभी आपने भी अपने बयान में जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी बिहार आए, सरकारी कार्यक्रम में आए, तो उनका एक विजुअल वायरल हुआ जिसमें वो नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस विजुअल को 2 तरीके से देखा गया। भाई सरकारी कार्यक्रम में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी स्माइल चेहरे पर रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके विरोधियों ने पूछा ये स्माइल आई कहां से है? देखिए, पाकिस्तान की क्या साजिश थी कि भारत ठप हो जाए, भारत गम में डूब जाए, भारत के लोग मातम में चले जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया कि हम अपना कोई कार्यक्रम रोकेंगे नहीं। पंचायती राज सम्मेलन था, कोई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की रैली नहीं थी, सरकारी कार्यक्रम था। और उसमें बातचीत करते हुए अगर थोड़ा बातचीत हो गई नीतीश कुमार जी से तो विरोधियों के लिए मुद्दा हो सकता है। लेकिन देश के अंदर सबको विश्वास था कि मोदी जी, पहले दिन तो जब 11 दिन बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर 12 दिन के बाद हमने एयर स्ट्राइक की। इस बार वक्त लगा हमें, 2-4 दिन और लिया,
लेकिन सटीक निशाना। ये जो मौलाना मसूद अजहर है, जो जैश ए मोहम्मद चलाता है, उसको ऐसा दर्द दिया कि उसके परिवार के 14 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। रोता रहा, बिलखता रहा, मसूद अजहर कहता रहा कि उसे क्यों नहीं मार दिया। तो चिंता मत करो मसूद अजहर, ज्यादा दिन तक तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम्हें भी जहन्नम में पहुंचा के हमारी सेना छोड़ेगी। क्योंकि मसूद अजहर ने साजिश की, और जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो या हाफिज सईद हो, ये भागे भागे फिर रहे हैं। इनको पता है कभी भी इनका शिकार हो सकता है। भारत के साथ कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत उसको छोड़ने वाला नहीं। अब जब जैश ए मोहम्मद का जिक्र आपने कर ही दिया है, जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद साहब के नाम पर अगर ये संगठन चल रहा है, आतंकी संगठन, तो यहां पर जो मुसलमान है, मुसलमान तबका है, या जो सो कॉल्ड वो नेता बनते हैं कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, वो इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराते? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुझे दुख है कि आज तक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने या पूरी दुनिया के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों ऐसा इस पर एतराज़ नहीं किया। चाहे जमायतुल उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या असदुद्दीन ओवैसी की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, जो मुस्लिम का अपने को संगठन कहते हैं। एतराज़ करना चाहिए कि हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई आतंकी संगठन का नाम नहीं रख सकता। हम लोगों ने एतराज़ किया था जब बगदादी, वो हमारे प्रोफेट का जो मोहर था, जिसपे मोहर को काले झंडे में लगाकर उसका जब दुरुपयोग करता था, इसका एतराज़ हुआ। लेकिन वो हमारे प्रोफेट जो पूरे दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए, यानी रहमत बन के आए, उनके नाम पर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ले, ये कभी भी स्वीकार नहीं है। जो लोग ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं दिया उन मुस्लिम उलमाओं ने? ये उनसे गलती हुई है और इसको मानना चाहिए। ये बात सही है कि इस बार जब पाकिस्तान ने भारत की आत्मा पर, भारत की रूह पर हमला किया, तो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कांग्रेसी हो या भाजपाई, जनता दल का हो या सपाई, सब ने एक स्वर में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। पूरा देश एकजुट रहा, पूरे देश ने भारत माता की जय कही, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, पूरे देश ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत गलत हरकत की थी, इसलिए पूरे देश को एक रहना ही था। जब हम लोगों के लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, जब देश का सवाल हो तो पूरे हिंदुस्तानियों को एक रहना है। और पाकिस्तान को संदेश गया कि पाकिस्तान अगर इस घमंड में रहता है कि वो हिंदू मुसलमान पूछकर या कलमा पूछकर अगर हमारे देशवासियों को बांट देगा, तो देश के लोगों ने साबित कर दिया, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन हिंदू बाहुल राष्ट्र है, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, हिंदू मेजॉरिटी में यहाँ रहते हैं। और वहाँ जिस देश में हिंदू मेजॉरिटी में है, उस देश में हिंदू होने की वजह से मार दिया जाए, उसके बाद भी हिंदू समाज ने जिस तरह का बड़ा दिल दिखाया, जिस तरह वो एकजुट रहे, उनको भड़काने की जो कोशिश हुई थी, उस कोशिश को उन्होंने नाकाम किया। मैं पूरे समाज को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा जब आपने अपने को बंटने नहीं दिया और हिंदू मुसलमान एक होकर इकट्ठे रहे और पाकिस्तान को जवाब दिया। तभी तो हम कहते हैं हम एक हैं तो सेफ है, हम एकजुट हैं तो अच्छे हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा किस दिन के लिए था? इसी दिन के लिए था कि हमें बटना नहीं है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, लिंग के नाम पे नहीं बटना है, हमें एक रहना है। हमारी पहचान भारतीय से है। जब कोई भारत में पैदा होता है तो पहले वो भारतीय है, उसके बाद जब अकल आती है तो हिंदू और मुसलमान बनता है। लेकिन पहले तो वो बर्थ सर्टिफिकेट जो मिलता है वो तो भारत के नागरिक होने के नाते ही वो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। उसमें नाम लिखा जाता है, जो नाम माता पिता बताते हैं, पिता का नाम लिखा जाता है, फिर रिलीजन लिखा जाता है। लेकिन पहले तो वो पैदा होता है तो भारतीय, तो हम सब पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई हैं। तो अभी जब देश का सवाल था तो देश एकजुट रहा, इकट्ठा रहा और देश ने साबित कर दिया कि ये देश
धर्म के नाम पर बांटने की पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश को नकारता है ठीक और है। एकजुट रहा है। तो धर्म के नाम पर मतलब नहीं बंटना है, ये संदेश हमने दे दिया है। और जाति के नाम पर क्या करें? जातीय जनगणना का जो ऐलान हुआ है और ऊपर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग दबाव में आ गए हैं। दोनों सवालों का अलग अलग जवाब दीजिएगा। जातीय जनगणना को कैसे डिफाइन करेंगे अगर हमें बंटना नहीं है तो? नहीं, देखिए, हमें बंटना नहीं है, देश के नाम पे एक रहना है। लेकिन एक तो बात है कि इस देश में जातियां हैं, समाज है, और मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो जाति के आधार पर 27% आरक्षण जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं मिला था। और आज़ादी के वक्त भी जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं उनकी गिनती हुई थी और उनको आरक्षण मिला था, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुई। तो यहाँ जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि जातीय जनगणना हो। और जातीय जनगणना में जो जातीय सर्वे हुआ था बिहार में सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने करवाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उसमें साथ दिया था। और वो जातीय जनगणना सर्वे हुआ। उसके बाद भी जब नीतीश कुमार 94 में ही पार्लियामेंट में थे एनडीए के नेता के तौर पे, उन्होंने जब 94 में तब उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होना चाहिए। 2012-13 में भी मैं भी पार्लियामेंट में था, तब गोपीनाथ मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा जातीय जनगणना होना चाहिए, जनगणना जब कराइए तो जातीय जनगणना भी कराइए। क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी जनगणना नहीं हुआ था, अब जनगणना हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी कराएंगे, तो जातीय जनगणना होगी। और हमें काम करने में ये पता होना चाहिए कि समाज के कौन लोग हैं, कितने वर्ग के लोग हैं। इसमें हिंदू में जाति है तो मुस्लिम में भी जो जातियां हैं उसकी भी जनगणना होगी, सिख में भी होगी, क्रिश्चियन में भी होगी, सबकी होगी। तो ये देश को तोड़ेगा नहीं, देश को जोड़ने वाला काम है, इसको हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन सर आपको नहीं लगता अगर जाति जनगणना होगी तो सबको पता लग जाएगा कि हम कितने कितने हैं? जो कम होंगे वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनों को एक साथ लेकर दूसरों से बट जाएंगे। मतलब मुझे बटेंगे तो कटेंगे और जातीय जनगणना कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आ रहा है सर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, एक चीज मैं समझाता हूँ आपको कि अभी जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं उनकी गणना तो होती है, उनकी गणना है, इसीलिए उनको आरक्षण है। और अभी भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो जिसमें हिंदू की हजारों जातियां हैं, मुस्लिम में भी शेख सैयद मुगल पठान को छोड़कर सारी जातियां बैकवर्ड में हैं, जिसको पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। ठीक है। यानी हिंदी में पिछड़ा मुस्लिम कहते हैं। तो पिछड़ा हिंदू है तो पिछड़ा मुस्लिम भी है। तो तब तो देश बटा नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्रेडिट ले रही। राहुल गांधी पोस्टर लगा रहे हैं, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और अपनी फोटो को दूध से नहलवा रहे हैं। वाह वाह वाह, माल महाराज का मिर्जा खेले होली किया मोदी जी ने, और दूध उनसे नहला खुद रहे। तो कह रहे हैं उन्होंने दबाव बनाया है। नहीं, दबाव बनाया, बड़ा दबाव है उनका। कांग्रेस में तो दबाव चल नहीं रहा, शशि थरूर पर भी दबाव नहीं चलता है उनका। अभी जो विदेश का डेलीगेशन जा रहा है उसमें अगर शशि थरूर का नाम आ गया, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, कई अन्य नेता जा रहे हैं। सर उस पर मैं आऊंगी, उस सवाल पर मैं आऊंगी। एतराज हो रहा है। हाँ, उन्हें एतराज वो नजर आ रहा है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन सर ये जिस चीज पर हम जिक्र कर रहे थे कि वो कह रहे हैं दबाव बनाया है, और दूसरा मुझे इसी में एक और सवाल ऐड ऑन करना है कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी लोगों को अमर्यादित लग रही है। जैसे वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी तुमको ये करना था, उसे ये करना होगा, हमने उससे पहले ही कह दिया था। ये जो तू तड़ाक वाली लैंग्वेज उनकी आई है, तो मैं पूरा ओवरऑल समझना चाहूंगी। दबाव बना है और ऊपर से ये लैंग्वेज। बहुत दुख होता है इस तरह की बात सुन के। एक विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन पर राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने इतना भरोसा किया कि जब पाकिस्तान का मसला आया यूएन में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष का नेता होने के बावजूद लीडर ऑफ डेलीगेशन बनाकर यूएन में भेजा था। और सम्मान से जब 71 की जंग हुई थी तो विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी की खूब प्रशंसा की थी जब बांग्लादेश को उन्होंने बनाया था। और एक राहुल गांधी, इनको सत्ता में रहना नहीं आता। जब सत्ता में थे तो मनमोहन सिंह का बिल फाड़ रहे थे, कागज फाड़ रहे थे, और अब विपक्ष में है तो एक संवैधानिक पद पे विपक्ष के नेता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, मसल दिखाते हैं
किसी ने बोल दिया टी शर्ट में अच्छे लगते हैं तो टी शर्ट पहन लिया। मैं भी उनसे बहुत बड़ा नहीं हूँ, 18 महीने 7 दिन बड़ा हूँ राहुल गांधी से। अब मैं भी रोज टी शर्ट पहन लूँ, मसल दिखाने लगूँ और मसल दिखा के नेतागिरी करूँ। ये जिम जाते हैं, मसल आपके अपने लिए है। पुलिस को धक्का दे के आप हॉस्टल में जाएंगे, इस तरह का व्यवहार होगा। और वहां जाकर भाषण कर रहे हैं, तू तराक कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी जिस पर यकीन करते हैं, जो देश का नेता है, जो विश्व का नेता है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की आन बान शान है, उनके बारे में तू तराक करके वो अपमान कर रहे हैं इस देश का। वो देश के प्रधानमंत्री को तू तराक कह रहे हैं। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं इस तरह बोलने की, लेकिन उन्होंने बोला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश देख रहा है और इसका जवाब बिहार की जनता चुनाव में जरूर कांग्रेस से लेने वाली है। और जातीय जनगणना का क्या असर होगा, क्योंकि इन सबसे इतर उन्होंने ये भी तो कहा ना कि जनता का दबाव या हमारा दबाव बना है, ये भी तो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाया था और बाकी ये इन्होंने तो जगह जगह इस मुद्दे को उठाया। अब जिन्हें इतिहास नहीं पता सर कि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही थी, जैसा आपने अभी पूरा बताया, जिन्हें नहीं पता उन्हें तो राहुल गांधी फ्रेम में नजर आएंगे ना कि उन्होंने मांग की, उन्होंने मान लिया। नहीं, वो कहेंगे मांग तो, मान लीजिए कोई कह दे कि ये दिन है, हम कह दें कि हाँ दिन है, तो कह नहीं मैंने कहा इसलिए आप दिन कह रहे थे। ये नहीं है कि तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे और तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ये नहीं है। ये तो हमने एक बात थी कि ये डिसीजन नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन क्रेडिट लेना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़वाएंगे। अरे एक बार जनगणना होने दीजिए, जो निर्णय करेंगे। एक अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा सांसद, अनुसूचित जाति जनजाति के सबसे ज्यादा सांसद विधायक किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। और हम लोग इसको समाज की चिंता हम करेंगे, राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर अभी तक आरजेडी उनको सीट देने के मूड में नहीं है। पिछली बार 70 दे दिया था, उसमें 51 हार गए और 19 ही जीते थे। इस बार कांग्रेस पार्टी को लालू यादव और तेजस्वी यादव 25 सीट भी देने को तैयार नहीं है, तो वो अपना दबाव बनाने के लिए बार बार बिहार जा रहे हैं। और राजद और कांग्रेस के बीच में भी बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती है। अच्छा, क्योंकि तेजस्वी यादव को कांग्रेसी नेता मानने को तैयार नहीं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कांग्रेस को 70 सीट देने को तैयार नहीं। मतलब कांग्रेस तो बिहार में बी टीम बनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऐसा है, अभी राष्ट्र का चुनाव हारे, महाराष्ट्र का चुनाव हारे, हरियाणा का चुनाव हारे, दिल्ली में 0 पे आउट हुए। अब राहुल गांधी पे दबाव है कि कहीं बिहार में भी स्कोर 0 ना हो जाए, इसलिए वो दौरा अभी से कर रहे हैं। और बहाना क्या ले रहे हैं, पब्लिक मिल नहीं रही। पिछली बार भी गए तो फ्लॉप शो हो गया उनका, तो अब हॉस्टल जा रहे हैं। अरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनको अगर वहाँ अंबेडकर हॉस्टल में आप जाकर उनको डिस्टर्ब करने पहुंच गए, क्या संदेश देते हैं? बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हॉस्टल किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने। अनुसूचित जाति जनजाति समाज को आरक्षण किसने दिया पंचायती राज में? एनडीए सरकार ने। और आज जाकर बहुत बड़े हमदर्द बन रहे हैं राहुल गांधी। उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। वो जिस तरह का संदेश देना चाहते हैं वो कोई संदेश लेने को तैयार नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जानबूझकर बिहार में जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, तू तराक कर रहे हैं। ये तू तराक की भाषा कांग्रेसियों ये समझ लीजिए कि जिस तरह की भाषा बोलेंगे हमारे लोग भी जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हम लोग भाषा की मर्यादा तोड़ते नहीं। ठीक है सर, राहुल गांधी नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे नेहा सिंह राठौड़ हैं, फोक सिंगर हैं वो, और उन्होंने एक मैसेज देने की सबको कोशिश की है। शुरुआत से मैं देख रही हूं, उनको पूरा फॉलो कर रही हूं। 22 अप्रैल जब से पहलगाम हुआ, वो इस पर तो अपनी राय रख ही रही थी, केंद्र सरकार को घेरी रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ वो बिहार चुनावों पर फोकस रख रही थी। और कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि ये जो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, इसका असर या इसका फायदा बीजेपी बिहार में लेने की कोशिश करेगी। इसका कोई इंपैक्ट, एयर स्ट्राइक का कोई इंपैक्ट, या देशभक्ति की, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बात कही जाती है, या तो हिंदू मुसलमान या फिर देशभक्ति, दो ही आइडियोलॉजी पर बीजेपी आगे बढ़ती है। बिहार में इसका असर होगा? देखिए, नेहा सिंह राठौड़ क्या कहती हैं
वो उनकी राय है, न ये बिहार की राय है न देश की राय। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव में हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जाने वाले। पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे, जिससे एनडीए वोटों में बिखराव हुआ था, तब भी हमने तेजस्वी यादव एंड कंपनी को हरा दिया था और हमने सरकार बना दी थी। इस बार हम लोग बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है बिहार के अंदर, हमारे पास एक से एक नेता है। और जहां पिछड़ी जाति के बीच में वो संदेश देना चाहते हैं कि इस नाम पर गोलबंद करेंगे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी एनडीए के लीडर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव में जाने वाले हैं। और उसके बाद सम्राट चौधरी जो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं, पिछड़ी जाति के नीतीश कुमार जी के बाद सबसे बड़े नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, जो उप मुख्यमंत्री है। सर डेवलपमेंट नेतृत्व में भी जाने वाले हैं। सर चिराग पासवान जी हैं, वो ठीक है, अनुसूचित जाति में मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी अब बताइए डेवलपमेंट, हमारे पास तो सारे नेता हैं। लेकिन सर डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति का ही आप जिक्र कर रहे हैं, जबकि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग जातीय जनगणना पर जाकर लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, जहां तक हमने कहा कि हम तो चुनाव में हमने गिना दिया कि जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के जो चैंपियन हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में है और उनके कलेक्टिव लीडरशिप है, जिसमें नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे जाएंगे। ठीक है, बिहार का चुनाव जीतेंगे, अब की बार 200 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता भी पद लायक वो सीट नहीं जीत पाएंगे। हम लोग बिहार में सरकार बनाने वाले हैं। तेजस्वी यादव से माई समीकरण पे जाते हैं, मुस्लिम और यादव। लेकिन 14% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 18%, और यादव समाज के हैं 14%। और जब नेतृत्व देना होता है तो मुस्लिम समाज के लोगों को हाथ में झोला दे देते हैं, कहते जिंदाबाद करो, जिंदाबाद करो, और नेतृत्व खुद ले लेते हैं। कभी लालू यादव जी, कभी राबड़ी जी, कभी तेजस्वी यादव जी, और मुस्लिम समाज के लोग को जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए नहीं देते। सरकार भी जब पिछली बार बनी तो 4 मुस्लिम मंत्री बनाए, 8 यादव मंत्री बना दिए। ये कैसा माई समीकरण है इनका? तो सबको पता है कि माई समीकरण भी टूटने वाला है। इस बार तनहा तनहा रह जाएंगे तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सब मिलकर लड़ेंगे। 200 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं, बिहार में फिर से सरकार बनाने वाले हैं। तरक्की के रास्ते पर है बिहार, सर चिराग डेवलपमेंट के रास्ते पे है बिहार। अच्छा, ये रुकने वाला नहीं है। सर सुनने में आ रहा है चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, 40 सीटें मांग रहे हैं, अपने मुंह से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बयानबाजी हो रही है अंदर खाने। चिराग पासवान तो मोदी जी के हनुमान है, वो कहाँ उठने वाले हैं। चिराग पासवान तो पिछली बार जब वो सीट लड़े हम लोग, तो इकट्ठे हमारे साथ लड़े और हम लोगों ने अच्छी सीट जीती है। और केंद्र में वो मंत्री हैं, युवा नेता हैं, जवान आदमी हैं, हीरो आदमी हैं, भीड़ बहुत उनको सुनने आती है। वो बहुत अच्छा भाषण भी करते हैं और नौजवानों में उनकी बहुत अपील है और इसका पूरा फायदा एनडीए को होगा और एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए बाकी भविष्य के गर्भ पर छोड़ देते हैं, क्या होगा क्या नहीं। सर एक बात बताइए, हम लोग अभी उस डेलीगेशन का जिक्र कर रहे थे जिसमें उम्मीद थी कि कांग्रेस की तरफ से भी शशि थरूर का नाम जा सकता है। देखिए पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नेता हैं, समझदार हैं, उनसे कांग्रेस से उम्मीद थी। अब उन्होंने तो नाम भेजा नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से वो नाम लिस्टेड हो गया है, तो अब सुनने में आ रहा है कि नाराजगी का आलम चरम पर है। अब शशि थरूर को लेकर पहला सवाल तो ये कि क्या वो बीजेपी में आ रहे हैं अंदर खाने, अगर आपको कोई खबर हो, क्योंकि बहुत दिन से ये खबरें चल रही हैं। और फिर आएंगे डेलीगेशन वाले जवाब पर। नहीं, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूरा यूएन में उन्होंने काम किया है, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनकी पहचान है, बेहतरीन ऑरेटर हैं और कांग्रेस में है। तो
और विदेश मामलों की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। अगर उनको भी डेलीगेशन में शामिल किया तो इस पे किसको इतराज हो सकता है। वो कांग्रेस में ही है, बीजेपी में नहीं आने वाले। लेकिन जहां देश का सवाल हो, वो देश के सवाल पर अगर बोलते हैं तो बहुत से लोग हैं। शशि थरूर देश की, जब पहलगाम की घटना हुई तो खुल के वो देश के साथ खड़े हुए। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी भी देश के साथ खड़े हुए। तो सब लोगों को देश के साथ खड़े होना है। जो भारतीय हैं वो भारत का गुणगान करें, भारत माता की जय करें, भारत जिंदाबाद करें, पाकिस्तान मुर्दाबाद करें। तो ये तो सबका फर्ज है, जिम्मेदारी है। कर रहे हैं तो कोई सही बात। ना वो एहसान कर रहे हैं, सही बात। और ना उनका कोई ये माइनस पॉइंट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, जयराम रमेश को मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में होने का और कांग्रेस का होने का फर्क होता है। शशि थरूर पर तंज है। मतलब इतना तो मानकर चलिए कि शशि थरूर को अगर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो कांग्रेस आलाकमान नाराज है, खटक रही है उनको ये बात। आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, पार्टी माँ की तरह होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के बढ़ने पे, आगे होने पे, या देश के लिए वो बोल रहे हैं तो क्यों नाराज? शशि थरूर अगर देश के हित में बोल रहे हैं तो इससे कांग्रेस को दर्द क्यों हो? ये कैसी पार्टी में तो अगर कोई, मैं पार्टी के लिए कहीं अच्छा बोलूंगा मेरी पार्टी खुश होगी, लेकिन ये कैसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी? ये तो माँ की तरह नहीं, सौतेली माँ की तरह व्यवहार कर रही है अपने बेटे से। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शशि थरूर के लिए इस तरह का तंज जो है उदित राज कर रहे हैं। जयराम रमेश, उदित राज भी कर अच्छा, रहे हैं, उन्होंने भी कर जयराम दिया। रमेश भी कर रहे हैं। मैंने सबका बयान देखा। ये किस तरह की भाषा कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने पार्टी के नेता पे यहाँ गर्व करना चाहिए, वहां वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल सर, जब सीज फायर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच तो इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगी। लोगों ने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो फिर से पाकिस्तान के टुकड़े कर देती। नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल खड़े किए, युद्ध क्यों नहीं हुआ, सीज फायर क्यों हो गया, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। फिर विकीलीक्स की एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 1971 में भले ही बांग्लादेश को अलग करवा लिया था, टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के इंदिरा गांधी ने, लेकिन उसके बाद की उनकी नीति थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली रही है। मसलन 1974 में जब न्यूक्लियर परीक्षण हुआ तो उस तकनीक की पेशकश उन्होंने पाकिस्तान के सामने कर दी थी, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। तो लोग कह रहे हैं आज के जमाने में, आज मौजूदा दौर में लोग कह रहे हैं कि जिस परमाणु की धमकी हमें पाकिस्तान ने दी उसका पहले इतिहास हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अब इंदिरा गांधी को लेकर और उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व बड़ा था। वो कांग्रेस की नेता थी लेकिन देश की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने 71 में अच्छा काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा, जो आप वीडियो देख सकती कि उनका ये कदम क्रांतिकारी है, युग परिवर्तन वाला कदम है। और इंदिरा जी की बहुत बूढ़ी बूढ़ी प्रशंसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी, देश ने भी किया था। उन्होंने सेना को छूट दी और सेना ने अच्छा काम किया। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक को घुटना टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान के सैनिकों ने अपनी टोपी उतारकर भारत के सैनिकों के कदमों में डाल दी थी और 90,000 बंदी बनाए गए थे। ये सब लोगों को इस पर गर्व हुआ था। लेकिन देश में एक सवाल हरदम रहता है, मेरे मन में भी रहता है। मैं तो बहुत छोटा था तब, 71 में मैं 5-6 साल का रहा हूँगा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उतना ज़्यादा याद नहीं। बचपन में थोड़ी इतना पॉलिटिक्स समझता था। बिल्कुल। तो लेकिन बाद में एक सवाल देश के सामने रहता है कि जब 90,000 सैनिक थे तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तभी ले लेना चाहिए था हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान को घुटना टिका देना चाहिए। करतारपुर जो कॉरिडोर है वो भी हमें ले लेना चाहिए था। जब सौदा करना चाहिए तो सख्त करना चाहिए। यहाँ तक कि बांग्लादेश वाली चिकन नेक भी थोड़ा चौड़ी हो सकती थी, वो भी चौड़ी कर लेते। तो अभी कांग्रेसी कह रहे हैं कि जब कांग्रेसियों का बयान लेंगे तो वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेते, ये ले लेते। और जब 90,000 सैनिक थे घुटना टेक के, तब आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं ले लिया? तब करतारपुर कॉरिडोर क्यों नहीं ले लिया?
तब चिकन नेक का जो रास्ता था वो ठीक क्यों नहीं कर लिया? तब तो सेना बॉर्डर पे जीती थी, लेकिन टेबल पर उस वक्त सरकार हार गई थी, क्योंकि सरकार ने वो चीज नहीं किया जो करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने झंझारपुर में क्या कहा था कि ऐसी सजा देंगे कि कल्पना भी न की हो। हमने बॉर्डर पार नहीं किया, हमने उनके अवाम पे हमला नहीं किया, हमने उनके आतंकियों पे हमला किया और हमने टारगेट सेट किया और एक्यूरेट टारगेट पे मारा। आतंकवादियों को बिलबिला गया, आतंकवादी मारा गया, उसके जनाजे निकले जो दुनिया ने देख लिए, जिसमें सैनिक भी वहां पे खड़े होकर उस जनाजे में शामिल थे। तो अब ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि कांग्रेसियों ये जवाब दो कि जब 71 में जीत गई थी हमारी सेना, तो उनके सैनिक बैठ के जब खिला रहे थे तब आप कह देते कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी दे दे। लेकिन हम लोगों का अज़्म है, हम लोगों का इरादा है, एक न एक दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेकर रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, अब बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद पे बातचीत होगी। और अभी सीज फायर का डेट बढ़ रहा है, अभी ये बोले स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है सीज फायर, ये युद्ध। 18 तारीख तक है। अभी डीजीएमओ, जब दोनों डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई तो अभी भी सीज फायर 18 तक हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित जो है, अभी कह दें कि थोड़ी देर के लिए रोका गया है, ये खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानियों को ये मालूम होना चाहिए कि आतंकवाद से जब तक वो तौबा नहीं करेंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं। पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी हमने रोक दिया है, अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। ये सही है कि महबूबा मुफ्ती बयान दे रही है, रोकना नहीं चाहिए, वो कह रहे रोकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमारा खून बहाए और हम उनके यहाँ पानी बहाएं। वहां वो जिस तरह की बातें बिलावल भुट्टो कर रहा है, वही बातें महबूबा मुफ्ती कर रही। और अगर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो तुलबुल प्रोजेक्ट है जो बनेगा इस पानी से, उससे जम्मू कश्मीर का फायदा होगा। लेकिन सर मुझे मुफ्ती के बयान की मैं निंदा करता हूं। उनके मन में, महबूबा के मन में इतना पाकिस्तान के लिए मोहब्बत क्यों है? उन्हें पाकिस्तान इतना महबूब क्यों दिखता है? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन पे तो खैर सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन सर अब देखिए, सवालों की झड़ी लग रही है और सबसे आसान प्लेटफॉर्म हो गया सोशल मीडिया, जिसके मन में जो सवाल आया दाग दिया। मैं कहीं पर पढ़ रही थी, जब ये 5 कूटनीतिक फैसले लिए गए थे, जिनमें से एक ये भी था कि हम ये सिंधु जल समझौते को रद्द कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हो गया पानी बंद, एकदम से पानी बंद हो जाएगा, इसमें कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। ये थ्योरी है, ये क्या है, ये आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि इसको लेकर लोग, देखिए, जो भी समय लगेगा, महीना ज्यादा आएगा तो छोड़ देंगे, बह जाएंगे, दह जाएंगे, और जितनी पानी की जरूरत रहेगी वो अपने पास रखेंगे। अच्छा, जितनी पानी की हमें जरूरत है वो हम अपने पास रखेंगे, और इसका जो भी तरीकाकार है वो हमारा जल शक्ति मंत्रालय उसको देख रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, वापस थोड़ा सा बिहार पर आ जाती हूँ, बिहार की राजनीति समझने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मुझे फिर ओवैसी को लेकर सवाल पूछना, और फिर ट्रंप भी हैं। सुनने में ये आ रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी की भी नहीं पट रही है, सुनने में आ रहा है सिर्फ, अब आप बेहतर बता पाएंगे। नहीं, आपने सही सुना है, मैंने भी सुना है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद का नेता मानने को तैयार नहीं है, कोई उनको नेता के तौर पे घोषित करने को तैयार नहीं है, और लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीट देने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच में द्वंद्व है, और इसलिए दोनों अलग अलग दौरा कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव और लालू यादव को बुरा लग रहा है कि बार बार राहुल गांधी बिहार क्यों जा रहे हैं, वो तो तेजस्वी यादव को ही बिहार में घुमाना चाहते हैं लालू यादव, इसलिए थोड़ी उनके बीच में तो अनबन है ही। अच्छा, लेकिन अभी हमें पुख्ता तौर पर इंतजार करना होगा ना,
सिर्फ सुनने में सूत्रों के हवाले से आया और आपने आगे बता दिया। नहीं, हमने भी सुना है। अच्छा ठीक है, चलिए सर, ये जो चीजें होती हैं छुपी तो रहती नहीं है, आ जाएगी सामने ऐसी कोई बात होगी तो। मैं ओवैसी को लेकर ये सवाल पूछना चाह रही थी कि हमने देखा है कि वो अपने कौम के लिए, अपने समुदाय के लिए अक्सर लड़ते रही हैं, लेकिन मैं खुद गोधरा भी गई, मैंने कई जगह पर जाकर मुसलमानों से बात की, मुसलमान उन्हें इतना पसंद नहीं करते। वो अपने आप को नेता बताने की कोशिश करते हैं मुसलमानों का सबसे बड़ा, लेकिन लोग मुसलमान उन्हें नहीं मानते। इस दौरान जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, हमने देखा पूरा देश एकजुट हो गया। ओवैसी का सबसे ज्यादा देश प्रेम, सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति नजर आई, जिसने हर किसी का दिल थोड़ा सा पिघलाया कि हाँ भाई ये आदमी भी गजब का है। वो देशभक्ति के नारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बिहार की जनता से हमारे संवाददाता ने बात की थी, तो जैसे 10-12 लोगों से बात की, उनमें से 6-7 लोग ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है, अभी तो मौके की नजाकत है, बोलना पड़ेगा। उनके दिल के अंदर क्या है ये वही जाने। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं तो ये अच्छा कर रहे हैं, ये फर्ज है उनका, ये जिम्मेदारी। भारत में जो रहेगा वो हिंदुस्तान जिंदाबाद ही कहना होगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद ही कहना होगा। और ये मत कहिए कि सबसे ज्यादा, हर कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसने पाकिस्तान की निंदा नहीं की, कोई ऐसा हिंदू नहीं है जिसने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट हैं और सबको कहना होगा हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। इन 140 करोड़ में ऐसे भी लोग थे शाहनवाज जी जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को उठाकर माथे से लगाया। वीडियोस देखी है हमने। जो ऐसे लोग हैं इनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में पकड़कर जेल में ठूंस देना चाहिए। भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों की कोई खैर नहीं। भारत में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा। ये मुल्क जब धर्म के नाम पे बटा था तो बट गया, लेकिन अब पाकिस्तानियों ने दूसरी बार कोशिश की थी धर्म के नाम पर बांट देने की। पाकिस्तान ने दूसरी बार कोशिश की थी कलमा पूछकर मारकर हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा करा देने की, लेकिन देश एक रहा और देश एक रहना चाहिए। कोई भी इतनी देशभक्ति हर किसी के अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए इतनी भी मोहब्बत करता है तो उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करना चाहिए और जेल के सलाखों में ठूंस देना चाहिए। सर, आप एक नेता तो हैं ही, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मुझे यह समझना है कि जब इस तरीके के आरोप लगते हैं, जैसा हमने पहलगाम में देखा, उसके बाद मुसलमानों के लिए एक थोड़ा सा माहौल बना कि भाई देखो वहां पर 25 हिंदुओं को मारा, एक मुसलमान भी था लेकिन 25 हिंदुओं को मारा। जो कलमा पढ़ पाया उसको छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ पाया उसको मारा। तो जब लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया कि उन्हें भगाने वाले कौन थे, पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। इसके अलावा चलिए वो तो आतंकवादी थे, उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? लोकल कश्मीरी मुसलमान। आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो सारे घटनाक्रम होते हैं ये मुसलमानों की छवि को खराब करते हैं? अब इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हर मुसलमान खराब है हम ये तो नहीं कह सकते। देखिए, इस देश में कुछ फैशन भी हो गया है कि कुछ लोग हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं। हाँ, लेकिन जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश करे, जो पाकिस्तान परस्ती करे, उनके खिलाफ बोले एकदम सही है। लेकिन जब इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जो हिंदुस्तान में रह गए वो ये मान कर रहे कि ये मादरे वतन है, ये जननी मातृभूमि। और जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वाले के मुसलमानों के ऊपर शक करना भी ये कोई देशभक्ति नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा, मस्जिदों से ऐलान हुआ, उनको भागने के लिए कहा, उनकी महिलाओं को रुकने के लिए कहा, बिल्कुल, और उनको कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर किया। इसी देश में हुआ। तो ऐसे लोग के खिलाफ तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। लेकिन जो घटना ISI ने प्लान किया था कि हिंदू मुसलमान के नाम पर पहलगाम करेंगे तो हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएगा, वो हिंदू मुसलमान बटा नहीं, हिंदू मुसलमान एक रहा और पूजा पद्धति अलग होगी। लेकिन हमारा पहले देश है, देश को ध्यान में रखकर कोई भी काम करना चाहिए और देश में हम एकजुट हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चले, जो ये कहते हैं
सरकार की जितनी योजना है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अनाज मिलेगा तो सबको, इलाज मिलेगा तो सबको, 5 लाख इलाज की गारंटी तो सबको, सही बात। पक्का मकान सबको, अकाउंट में पैसा जाएगा सबको। जब सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, आप जाइए दुनिया में आज क्या हालत है, यमन में क्या हालत है, सीरिया में क्या हालत है, गाजा में क्या हालत है, आप चिली चाड में क्या हालत है। अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है कहीं दुनिया में, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान भारत में है, और ये बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडोनेशिया के बाद तो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड भारत में है, और वो भारतीय होने के नाते भारत के संविधान ने, बाबा साहब ने वो सारे अधिकार मुस्लिम समाज को भी दिए हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले सारे समाज को है। तो अपने मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए। हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है कि वो मुसलमान सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करे। इसी वतन से मोहब्बत करना चाहिए। इसी देश ने वीर अब्दुल हमीद भी दिए, सही बात। इसी देश ने एपीजे अब्दुल कलाम भी दिया है, और इसी देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी है, जिसको देखकर पाकिस्तानियों के होश हवास गुम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने सर सीरिया का जिक्र किया, तो आखिरी के 2-3 सवाल है, मैं फिर इसको वाइंड अप करूंगी। सीरिया का आपने जिक्र किया सर, ट्रंप जाकर मुलाकात कर रहे हैं सीरिया के राष्ट्रपति से। कौन राष्ट्रपति? जिसको एक टाइम पर वैश्विक आतंकी घोषित किया था। मतलब अमेरिका का तो ये इतिहास रहा है, पहले हम उगाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे, आतंकवादी गतिविधियां करवाएंगे, जब मन करेगा उन्हें ठिकाने लगा देंगे। लादेन जैसों को हमने देखा है। अब ये खबर मैं क्यों पूछ रही हूं, क्योंकि इसका सीधा भारत से लेना देना है। आज खबर आई कि मुंबई में 2 ISIS आतंकवादी पकड़े गए हैं। अब ये मुझे समझना है कि जैसे सीरिया के हालात हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ट्रंप के एंगल से मैं चाहूंगी, क्योंकि आप एक वो राजनेता हैं जो हर मुद्दे पर पकड़ बहुत अच्छी रखते हैं। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? वो आदमी जो कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करा दी है दोनों देशों के बीच, 5 जगह पर उन्होंने ये बात रिपीट की। 6ठी बार जाके उनका बयान थोड़ा सा हिला, 7वीं बार फिर थोड़ी सी और उनकी कुछ सफाई आई, लेकिन 5 बार उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई है, जिसके ऊपर फिर कांग्रेस ने मोदी को भी घेरा कि भाई वो कौन होता है मध्यस्थता कराने वाला, अब हम उनसे पूछे सारी चीजें जाकर। तो ये सीरिया, ISIS आतंकियों का पकड़ा जाना और ट्रंप की ये सारी चीजें कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हमारा जो सीजफायर हुआ है उसके बारे में यकीन किस पर करना चाहिए? ऑफ कोर्स अपने नेता पर, अपने प्रधानमंत्री सरकार पर, अपनी बिल्कुल सेना पर। बिल्कुल। जब सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने प्रेस करके कहा कि वहां के DGMO का फोन आया और हमारे DGMO ने उसको माना सरकार से बात करके, तो सीजफायर हुआ है, अभी 18 तक है। तो ये तो हमारे बीच में समझौता हुआ, इसलिए कौन क्या कहता है ये कोई मैटर नहीं करता। जहाँ तक हम वहाँ जो सीरिया में वो अल-शारा जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति, पहले वहाँ के सीरिया के जो राष्ट्रपति वो पहले ISIS में रहे, अब उन्होंने असद की जो बशर अल असद की को वहाँ सीरिया छोड़ने पर मजबूर किया। तो वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें अभी सबने उनको मान्यता दी है, और सीरिया से हमारे भी अच्छे रिश्ते रहे। हम देखेंगे उन सब हितों को, विदेश मंत्रालय देखेगा। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में अभी यूक्रेन रशिया वॉर रुक जाए उसके लिए भी तुर्की में सम्मेलन कल हुआ, उसके अंदर भी शांति की बात हुई। हमास और इजराइल के बीच में भी युद्ध रुके, इसके लिए भी कोशिश अपने तौर पे कई देश कर रहे हैं, ये उनका मैटर है। लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ का सवाल है, हमारे यहाँ 2 देशों के बीच के DGMO के बीच में बातचीत होने के बाद ही ये निर्णय हुआ है, और देश के मिलिट्री ने जो कहा, सेना ने कहा, उस पर यकीन करना है। बिल्कुल 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 सर। एक आखिरी सवाल, उसके बाद खत्म करूंगी इस इंटरव्यू को। बिहार चुनावों को लेकर आपकी तैयारियां क्या हैं? आपने ये तो बता दिया कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जीत की कितनी पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, 200 के पार सीट जाएगी। पहले भी 2010 में हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। और बिहार जो प्रगति के पथ पर है, तरक्की के रास्ते पर है, जहां उद्योग रोजगार लग रहे हैं, जहां नौकरियां मिल रही हैं, जहां बांग्लादेश के पतन के बाद अब बहुत टेक्सटाइल में संभावनाएं बिहार की शुरू हो गई है, और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी भारत के बिहार से हैं,
तो बहुत सारी उम्मीदें बनी हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार के लोग हम पर भरोसा करेंगे और एक बार सेवा का अवसर फिर से देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पर शाहनवाज हुसैन ने अपनी बात रखी और मुझे लगता है बहुत हद तक काफी सारी चीजें आपके जहन में भी क्लियर हुई होंगी। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।